नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यादव फतेह कराएंगे 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी थी। बीजेपी की रणनीति में जातिगत समीकरण अव्वल नंबर पर रहता है। ऐसे में यूपी के सबसे बड़ा वोट बैंक जिसे कहा जाता है वो है यादव, और ऐसे में बीजेपी की नजर अब सपा के यादव वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के करीबी समाजवादी नेता चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिरकत की, और इसके बाद एक बड़ा राजनीतिक संकेत वहां से मिला। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने यादव समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश की। हरमोहन सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के पुराने सियासी साथी रहे हैं। हरमोहन सिंह यादव ने 1984 के सिख दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंसा को रोकने के उनके योगदान के चलते ही उन्हें 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। जाहिर है, जनता का चुनाव उनसे भावनात्मक होना ही चाहिए, और इसलिए बीजेपी जानती है कि यूपी में यादव समाज की सियासी ताकत ऐसी है जिसने ठाकुर और ब्राह्मण के नेतृत्व को यूपी की सत्ता से सिर्फ बेदखल ही नहीं किया, बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को भी छोड़ दें तो सत्ता में लगातार वो बने रहे। राम नरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बीजेपी के लिए यादव वोट कितना जरूरी है ये आप समझ ही गए होंगे, और उसके बाद यादवों में पैठ बनाने की अब बीजेपी ने कोशिशें शुरू कर दी और इसी के तहत कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन सियासत का भी खेल अजीब है कि चुनाव आए, पार्टियों को जातियां भी भाएं और वोटर भी। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। मेहमानों से भी होगी आपकी मुलाकात, लेकिन उससे पहले इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह से आए हैं वो आपको सुना देते हैं। देखिए, इस टाइम उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ तक कि महंगाई से मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन दूभर हो गया है। महंगाई कमर तोड़ चुकी है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। कानून व्यवस्था के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ तक कि तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी परतें खुल चुकी हैं। लेकिन सरकार जनता का उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के पैंतरे लेके आई है। ये राजनीतिक पैंतरेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और आने वाले 2024 के चुनाव में हमें पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से सदस्यता अभियान अपने गतिशील हो चुका है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2024 में निश्चित है उत्तर प्रदेश से। और जब किसी की पुण्यतिथि हो, श्रद्धांजलि सभा हो, तो कोई आमंत्रण देता है तो उसमें जो है कोई उद्बोधन करता है या संबोधन करता है, उससे कोई राजनीति से लेना देना नहीं, बल्कि उसका मात्र वो रहता है, एक तरह से कहा जाए कि उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करना और परिवारजनों के साथ जो है ढाढ़स बंधाना। समाजवादी पार्टी में खेले में खलबली मची है, तो समाजवादी पार्टी के पास अब बचे क्या है? कुछ बचा नहीं। अब वो चाहे कितनी खलबली मचा लें, कहे कितनी किसी बात के लेकर उसे टूट दिल लें, जाति वो से जोड़ लें, अब वो सब जनता नकार चुकी है। क्योंकि अखिलेश यादव को जनता ने 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, 2022 में नकारा, आने वाले 2024 में भी नकार देगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह यकीन है कि बार बार जनता ने अखिलेश यादव यानी सपा को नकारा है, इस बार भी यही होगा, और 2024 को लेकर जो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की है उसके तहत यादव वोटर्स को अपनी तरफ खींचना, और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरह से एक कार्यक्रम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ते हैं। चलिए, मेहमानों से आपकी मुलाकात, उसके बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ प्रदीप जी आपका। अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मयंक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं आप, मयंक जी आपका भी स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं।
रघुवेंद्र जी, साफ है कि यादवों को साधना है तो हर वो पैतरा अपनाना है, लेकिन क्या इसमें दिक्कत किसी को क्या होनी चाहिए? अगर आप यादवों का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि इतने वरिष्ठ सांसद जो एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे, उस परिवार से ताल्लुक रखते थे जिनका सीधा तौर पर रिश्ता मुलायम सिंह यादव से था, उनके पुत्र को कहीं ना कहीं हम देखें, या उनकी जिस तरह से पीढ़ी चली आ रही है उसमें भी हम देखें, तो उनके पुत्र को राज्यसभा सांसद दोबारा से नहीं बनाया जाता। अगर आप इतना सम्मान देते किसी शख्स को तो कोई बात ही नहीं थी फिर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अगर वो ना करें और दूसरे कर जाएं तो उसमें जाति या जातियों को साधना या यादवों को साधना, इस तरह की बातें होने लगती हैं। कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है उसके लिए भाजपा को सभी समुदाय का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। जैसा कि वो 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो आप अगर किसी समाज को छोड़ के चलेंगे तो आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो देखा गया कि जो दो विशेष तौर से, चाहे ये यादव बिरादरी रहे हो या मुस्लिम समाज रहा हो, ये थोड़ा सा बीजेपी से दूरी बनाए थे। अब आपने देखा होगा कि यही बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमान उस पर फोकस किया और कहा देश भर में तो गरीब मुसलमान है जिनकी संख्या लगभग देश में लगभग 70% है, और इनके पास ये गरीब है, इनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, जमीन नहीं है, ये प्रतिदिन नौकरी करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। ऐसे लोगों को सुविधाएं दी जाए और इनको अपने साथ लाया जाए। तो ये समाज की बात होगी। दूसरा, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में यादव बिरादरी के नेता नहीं है। भूपेंद्र यादव जो है वो बहुत बड़े नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री है, उनको रणनीतिकार माना जाता है। और हुकुम सिंह वरिष्ठ सांसद रहे हैं बिहार से। ऐसे बहुत सारे यादव, यही गिरीश भाई है अभी जिनके आप बयान दे रहे हैं, गिरीश यादव उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री है। तो यादव बिरादरी के नेता बहुत है बीजेपी के। लेकिन जिस तरह से पहली बार कानपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारी जनसभा को, जो यादव परिवार जो जिनका हरिमोहन जी का जिनका नाम लिया कि वो स्वर्गवासी हुए, और उनके 10वें पुण्यतिथि को लेकर जिस तरह से कार्यक्रम किया गया, ये पूरी तरह से माहौल बदल गया। अब यादव जो अपने आप को जोड़ रहे, नहीं हमारे बसिया सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग हो सकते हैं, अब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चर्चा होने लगी, युवाओं में चर्चा हो रही, घर घर में चर्चा हो रही कि भाई बीजेपी क्यों बुरी है हमारे लिए, जब हमको सारी सुविधा दे रही है, हमारे लोग उनके सरकार में है, उनके पार्टी में है, और प्रधानमंत्री जब खुद हमारी चिंता कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उनकी बहू खुद अपर्णा यादव भाजपा में जा चुकी है। तो जब इतने भारी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं तो ये एक चर्चा का विषय है। अब सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा गरीब मुसलमानों का भी थोड़ा सहारा मिल गया, वहीं पर अगर यादवों का सहारा मिल गया, अन्य ओबीसी बिरादरी भाजपा के साथ ऑलरेडी है और भी तमाम लोग उनके साथ हैं, तो आप सोचिए कि इनके जो लक्ष्य है, जो इनका लक्ष्य है 2024 में 80 लोकसभा सीटें जीतने की, कौन रोक सकता है? तो बहुत कठिनाई होगी विपक्ष के लिए रणनीति बनाने में। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे एक होकर चुनाव लड़े, कैसे सहयोगी बनाए। आपने देखा होगा लगातार इनके जो गठबंधन दल है इसमें दरार आती है। अब इनके पास रास्ता नहीं है फिर एक होने का, और एक होंगे तो किस मुंह से एक होंगे, किस एजेंडे के साथ होंगे, तो बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। और भाजपा सबको साथ में लेकर चलने के लिए वो प्रयासरत है और उसके लिए लगातार रणनीति बना रही है। उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि यादव बिरादरी को भाजपा अपने साथ लेकर चले पाए। ठीक है मयंक जी, क्या कहेंगे आप, अगर कोई सम्मान के तौर पर या सम्मानित करते हुए, किसी भी जाति में, यादव जाति की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी अगर सम्मान देकर, अगर उनका रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें अपने पास बुलाया जाता है या उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो जाहिर सी बात है जहाँ सम्मान वहाँ आप भी यही कुछ सोच रखते होंगे। बहुत शोर आ रहा है उधर से भाई, बहुत। 2024 का चुनाव अभी 2 साल है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास कर रही है, सभी दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ठीक है, अच्छी चीज है, सबको जोड़ना चाहिए, लेकिन इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र में क्या यादवों के हक को लेकर कोई बातचीत चल रही है? क्या पिछड़ा वर्ग जो जातिगत जनगणना करवाने के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है,
जातिगत जनगणना करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 32 बिल संसद के मानसून सत्र में पास होने हैं। उसमें यादवों का भी फायदा है, सभी जाति सभी धर्मों का फायदा होना है, लेकिन उस पर क्या चर्चा हो रही है? मानसून सत्र में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उल्टे अगर सांसद जीएसटी पर अपनी आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी पर अपनी आवाज उठाते हैं, महंगाई पर अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनको वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है। बिना सांसदों के संसद कैसे चलेगी? उन 32 बिलों को क्या जबरन आप पास कर देंगे? बिना चर्चा करवाए पास कर देंगे? किसान बिल में यही हुआ था, बिना चर्चा के किसान बिल पास हो गया था, बाद में उसको वापस लेना पड़ा। तो देखिए, जाति धर्म वो अपना एक अलग का ठीक है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है उसमें यादव का भी भला होगा। आप जिस जाति बिरादरी से आते हैं, राघवेंद्र जी जिस जाति से आते हैं और जिस धर्म से आते हैं, सभी का भला होगा। लेकिन बिना किसी का भला किए, बिना किसी का कुछ किए आप यादव में बुलडोजर चलवा दोगे और सोचोगे यादव आपके साथ जुड़ जाए। भाई आप किसको किसको डराओगे? तो यादवों के घर बुलडोजर चलवा के आप उनको अपने साथ जोड़ोगे? यादवों को कुछ भला करिए। बात आती है रेवड़ी बांटने की, तो भाई प्रधानमंत्री जी ने खुद रेवड़ी। कौन वो नाम है जिसका आप एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं मयंक जी? कौन यादव के घर पर बुलडोजर चल गया, बताए जरा। अरे उत्तर प्रदेश में आज दिन ये खबरें आती हैं। तो एक नाम तो याद होगा आपको। अरे बहुत से नाम है, तो एक बता दीजिए। मैं तो आपसे एक ही पूछ रही हूँ। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं वो कौन से नाम हैं जो जिनको आप यादव कैटेगरी में डालकर और उन पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति किसी धर्म की बात नहीं करती है। अरे अभी तो आप बोल रहे हैं ना कि यादव देखकर बुलडोजर चला दिया, तो कैसे नहीं जात की बात कर रहे हैं? आप तो कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं। अब नाम बता दीजिए किसकी बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय। अरे सर, जब नाम पता है तो प्रभु बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जब आप सभी यादवों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, तो मैं भी कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा यादव पर वो लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं। नहीं, ये तो आप कवर दे रहे हैं अपने आप को, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन से यादव के घर पर बुलडोजर चला? बुलडोजर चल रहा है, नाम बता दीजिए, एक नाम तो लीजिए, दम रखिए ना बोलने का। नाम रखिए, एक नाम पूछ रही हूँ। अभी पता चला उसके एक ही कमरा गिरा, बाकी के कमरे भी गिर जाए उसके नाम। कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैं नाम ले लूं, अभी एक ही कमरा गिरा होगा, बाकी के कमरे भी गिर जाएंगे। अरे तो एक कमरा किसका भाई? ऐसे हवा में थोड़ी ना बात हो जाएगी। नाम बताना पड़ेगा ना कि यादव है तो कौन यादव, किसके घर बुलडोजर चला दिए। जब हवा में पूरे यादव समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है कि वो जुड़ने जा रहा है, तो मैं भी आप ये बात आप उसमें भी समझ लीजिए। भाई मैं एक यादव का नाम ले लूं, मतलब अभी आप हवा में ही बात कर रहे थे। अरे तो हवा में बात तो ये भी हो रही है ना कि पूरा यादव। अरे आप तो, मैं उनसे पूछ लूंगी कौन सी बात कहाँ कर रहे हैं वो आप बताइए। अभी आप हवा में बात कर रहे थे, आपके पास कोई नाम नहीं बताने के लिए। मयंक जी, आपके पास कोई नाम नहीं बताने? एक नाम क्यों ले लूं? आपके पास कोई नाम नहीं तो अरे तो कुछ तो पता होगा ना। सपा का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं तो ऐसे ही बोल देंगे नहीं इनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। कौन है, किन के साथ हो रहा है, बताना तो पड़ेगा ना। यादव का नाम लेकर उसका नुकसान क्यों करवाते हैं? नहीं कौन? अरे तो नुकसान तो हो गया, घर टूट गया। आप बता रहे बुलडोजर चल गया उसके घर पर, तो टूट गया ना, नुकसान तो गया। क्या नुकसान होगा? बल्कि सिंपैथी मिलेगी उसको, दर्शकों को पता चलेगा किसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसके साथ गलत। ये फंस गए दरअसल। छोड़िए, समझ गए, फंस गए दरअसल। आप अपनी बातों में उलझ गए। ठीक है, अवनीश त्यागी जी, संसद का सत्र अभी आ रही हूँ, समझ गए, फंस गए आप, रहने दीजिए। अश्विनी जी, संसद का सत्र चल रहा है, यादवों के हित में या फिर पिछड़ी जातियों के हित में कितनी बातें आप लोग कर रहे हैं, कौन सी वो बातें? क्योंकि इस कार्यक्रम से तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने यादवों को हिट करने की कोशिश की, लेकिन अवनीश जी, लेकिन मुझे ये बताइए, अब आने वाले समय में अगर इस हित की बात संसद में ना हो तो भला कैसे हो पिछड़ी जातियों का, बताइए। पारुल जी, जो मेरे साथी समाजवादी पार्टी के कुछ का कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको जवाब भी नहीं दे पाए। पर मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नीतियां इस तरह से सभी समाज समझ में आ रही हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चरितार्थ हो रहा है। ये चरितार्थ हो रहा है, इसके साक्ष्य मैं देता हूँ। वो नहीं दे पाए कि किसका घर टूटा। मैं बता रहा हूँ कि यादव नहीं, हर वर्ग का वर्ग भाजपा को जोड़ रहा है कि आजमगढ़ से साफ हो गए, रामपुर से साफ हो गए, कन्नौज से साफ पहले ही थे। जितने यादव के तथाकथित गढ़ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये एक साक्ष्य है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सबको दिख रहा है। और ऐसे में हरमोहन यादव जी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आना, एक श्रद्धांजलि सभा का अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता है
ये तो प्रधानमंत्री जी की महानता है कि वो अपना टाइम उसमें दिए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर उन लोगों से जो एक परिवारवाद तक सीमित रखना चाहते हैं एक पार्टी को, उन लोगों को भी सबक सिखाया, उनको भी आईना दिखाया कि एक पार्टी एक परिवार से जोड़कर न समाज चल सकता है, न पार्टी चल सकती है, न राजनीति चल सकती है। ये केवल उन्होंने दिखाया, जनता ने भी दिखाया। 2014 से जो हार का सिलसिला इस पार्टी का चला है वो आज तक नहीं थमा, वो नहीं थमा। आपको लगता है कि 2014 से जो हार का सिलसिला चल रहा है वो आगे भी यूं ही चलेगा और आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करके वोटर्स को अपने पक्ष में ले आएंगे? पारुल जी, जब जनता से जुड़ेंगे, जब लोगों के मन की समझेंगे, जब का सबका साथ लेंगे और सभी का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से 2024 में हम 80 जो लक्ष्य बनाए हैं जीतने का वो पाएंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका साथ मिल रहा है, सबका विकास। मैं वही तो दे रहा हूँ सवाल का जवाब। ये सबके भले की बात है। मेरा सवाल तो ये था कि सत्र चल रहा है सदन का और वहां पर कितनी बातें हुई, कितने सवाल रखे गए? उनके सवाल चल रहे हैं ना, सत्र चल रहा है और सभी के हित लिए कानून बनता है कि जाति विशेष के लिए नहीं बनता है, वो सभी के हित में कानून बनते हैं। और जब सभी के हित में कानून बनते हैं, सबका साथ होता है, सभी का विकास होता है, तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष की बात नहीं करती, ये सबको साथ लेना चाहती है। उन लोगों को भी साथ लेना चाहती है जो नाराजगी जताते थे, वो भी साथ आने लगे हैं, वो जुड़ने लगे हैं। और लोकसभा उपचुनाव के जो नतीजे हाल ही आए हैं वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दिनों दिन बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और सबका कल्याण कर रही है, सबका भला कर रही है, सबके हित की बात कर रही है। इसलिए जीत का सिलसिला लगातार जारी है और कांग्रेस के पास जारी है। कल्याण भला ये सब कितना वोटर्स को समझ में आता है ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस से मेहमान बने हुए हैं, मैं उनके पास अब जा रही हूँ। प्रदीप जी बताइए आपका क्या विचार है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई कार्यक्रम कर लिया तो मतलब वोटर को साथ लिया, और वोटर भी इतना भूला भाला आज की तारीख में, जो सोशल मीडिया फोन पर सारी दुनिया देख रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, कि वो एक कार्यक्रम से किसी के पास चला जाएगा, और अगर ऐसा है भी तो उसमें भय किस बात का, डर किस बात का? बिल्कुल, किसी को किसी बात का भय नहीं है और किसी बात का डर नहीं है। देखिए, एक जन नेता की अगर पुण्यतिथि होती है और उससे अब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर कोई जन नेता है उसकी पुण्यतिथि पे आकर के समय निकाल के देते हैं, अच्छी बात है। मगर अगर आप उसका राजनीतिकरण करने लगेंगे कि अब सारे यादव वोट बैंक आपकी तरफ हो गया, भाई हो जाएगा, यादव के लिए आप कुछ करिए। तो क्या किया है आप पूछिए ना। डबल इंजन सरकार का भी बड़ा जोर शोर से गुणगान कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यही उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक की भर्ती निकलती है और उसमें ओबीसी कोटे के अंतर्गत यादव जो आते हैं उनका हक मार दिया जाता है। आप समझिए, 6,800 बच्चे जिनको उन आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उनको लाभ ना मिलकर के नौकरी दूसरे को दे जाती है। उस बेरोजगार की जाति पूछिए, उस यादव की जाति, अब उससे यादव पूछेंगे कि आप यादव में आते थे, कुर्मी में आते थे, किस में आते थे? भाई ये पूछिए। जब वो बेरोजगार होता है ना तो उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो अपनी जाति बेरोजगारी बताता है, वहां पे यादव नहीं आता। लाभ नहीं होगा आपको, लाभ तब होगा हाँ उन बेरोजगारों को अगर आप हक देते। योगी सरकार से प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए क्यों उन ओबीसी कोटे के अंतर्गत जो यादव लोग आते थे उनका हक मार दिया गया। आप एक जन नेता की पुण्यतिथि पर आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना आपको शोभा देता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका समय चल रहा है, आपका समय चल रहा है तो आप जो भी बोलेंगे वो लोग सुनते हैं, क्योंकि आप तो अपने मन की बात सुनाने आते हैं। आप बात कर रहे थे अभी सबसे पहला जब आपने कमेंट लिया तो राघवेंद्र जी का कमेंट दिया तो उन्होंने बोला हर वर्ग भाजपा के साथ में है। भाई हर वर्ग भाजपा के साथ में नहीं है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, मगर हर वर्ग भाजपा के साथ में नहीं है। भाजपा के साथ में कौन नहीं है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मगर अगर आप भाजपा की सोच और भाजपा के वक्तव्यों से प्रभावित होकर के बातें करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा के साथ में वो बेरोजगार होगा जिसको आपने नौकरी देने की बात कही कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आपने अभी डेटा दिया संसद में, क्या हुआ डेटा? 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 7 साल में 14 करोड़ रोजगार दे देना चाहिए था। आप बताते हैं कि हमने 7 लाख रोजगार दिया है। कितना परसेंट है? 0.5 से भी कम परसेंटेज है। आप बताते हैं, ये क्या बताते हैं आप बताते हैं कि जो हम बातें करते हैं वो सिर्फ एक जुमला होती है, आप धरातल पे कुछ नहीं करते। ठीक है, आपकी बातों पे सीधा जवाब मैं अवनीश जी से ले रही हूँ। रुक जाइए प्रदीप जी, काफी फहरिस्त लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी फहरिस्त। हाँ,
अवनीश जी बताइए क्या जवाब है दीजिए ना, आपके पास? बराबर काम है। अब मैं 2 मिनट बोलता हूँ। रुकिए रुकिए प्रदीप जी, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, लिस्ट लंबी हो जाएगी ये ना फिर। 2 मिनट बोले या 10 मिनट या हाँ, 20 बोलिए मिनट अवनीश। या पूरी डिबेट भी इन्हें दे दीजिए। ये 70 साल से 60 साल से देश में बोल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अरे देश आप की इस बेचने हालत का काम कर रहे हो। इस 70 हालत साल में से जो पहुंचा बनाया दिया ना कांग्रेस ने, देश को। आपकी बातों का ही जवाब ले रहे हैं ना अवनीश जी। अवनीश जी आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी। क्या दिया? आप राघवेंद्र जी पे उंगली उठा रहे हैं, राघवेंद्र जी की बातों को चैलेंज कर रहे हैं। जनता के जनादेश को समझिए। जनादेश ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल साक्षात प्रमाण होता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं होता। उसमें बता दिया कि किसकी योजनाओं में दम था, किसकी नीतियों में योगी सरकार पे कार्रवाई कब कर रहे हैं? योगी सरकार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 6,800 बच्चों का हक मार दिया जो ओबीसी कोटा में आते थे। यादव समाज के लोगों का हक मार दिया भाई। यादव समाज के बच्चे थे, उनका हक मार दिया गया। कार्रवाई करेंगे क्या डबल इंजन की सरकार पे? बताइए ना। योजनाएं थी ना, उनका नीति थी ना नियत थी, और ना उनके पास कुछ काम करने के लिए इरादे थे। जब जिस ऐसे पार्टी के नेता दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं वो अपने भीतर झांके। वो राघवेंद्र जी की बातों को जरूर टिप्पणी कर रहे होंगे, पर राघवेंद्र जी ने उन बातों को कहा जो जनता ने साक्षात नमूने दिए हैं, साक्षात प्रमाण दिए हैं, जनादेश दिया है। जो उपचुनाव में आपको कैंडिडेट भी नहीं मिल पाता, आप कांग्रेस किस मुंह से बातें करेगी कि कैंडिडेट तक नहीं ढूंढ पाती। जगह जगह दूसरों के कांधे इस्तेमाल करने के बावजूद भी संगठन नहीं बन पा रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे बोलेंगे कितना रोजगार दिया है? 2 करोड़ रोजगार पे बोलेंगे। कांग्रेस के 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी प्रतिवर्ष। कितने ठीक है, बारी बारी से आऊंगी आपके पास, रुकिए जरा। कांग्रेस क्या बात पड़ चुका है। ठीक है राघवेंद्र जी, सवाल यही है कि एक बड़ा कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, एक बड़ा संदेश जाता है, राजनीतिक संकेत भी अगर इसे कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी ही कार्यक्रम कर रही है लेकिन वो सत्ता में है इस वक्त। और जब बात कार्यक्रम के पीछे क्या मकसद है उसको लेकर हो तो फिर ये तमाम चीज़ें, राजनीतिक सवाल भी उठना शुरू हो जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अगर एक ऐसे शख्स को पार्टी सम्मान दे रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन एक बड़ी हस्ती थे, उनके परिवार को अपने साथ शामिल कर रही है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और वो यादवों को समझ में भी आ रहा है क्योंकि यहाँ से उन्हीं नामों को दरकिनार किया जा रहा है, तो एक मेंटल प्रेशर तो क्रिएट होता ही है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। जैसा कि मैं जिक्र करूंगा, अभी ये विधानसभा चुनाव में मैं अखिलेश यादव के साथ कुछ जिलों में दौरे पर था, उनके साथ ही रहा। तो एक ढाबा पे हम लोग कुछ जर्नलिस्ट लोग गए वहां पे खाना खाने, और जब वहां खाना खा के निकले तो ढाबा के मालिक थे वो पता चला कि मुस्लिम है। जब हम लोग पैसे वगैरह दे के निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ तो बीजेपी जीत रही है। हमें लगा हो सकता है कोई बीजेपी का सपोर्टर हो। हमने कहा भाई साहब आपको नाम क्या है? किसने बताया फला मुस्लिम। तो हम रुक गए। हमने कहा यार समाजवादी पार्टी की रैली निकल रही है, हम लोग अखिलेश जी के साथ आए हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के विधायक रिपीट होंगे। हालांकि वो रिपीट भी हुए। तो हमने कहा कारण क्या है? तो उन्होंने ये बताया, कहा भैया हम लोग सुकून से अपना धंधा कर रहे हैं, ना हमसे वसूली हो रही है, ना हमको मारा जा रहा है, ना धमकी दिया जा रहा है, हमारे घर में हम सुरक्षित आ रहे हैं और जा रहे हैं। तमाम चीजें उसने गिनाई। खैर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम गए। दूसरा चीज, मैं कुछ यादव जो बिरादरी जो हमारे यार मित्र हैं उनका कहना, यार वो ये कह रहे हैं कि भैया हम काफी बर्बाद होते चले जा रहे हैं सिर्फ केवल पार्टी के नाम पे, कि हम लोग समाजवादी पार्टी के तो चलो ये काम नहीं मिल रहा है, वो काम नहीं मिल रहा, टारगेट हो रहे हैं, क्या है जैसे भी है। तो ये चीज अब मुसलमान भी सोच रहा है कि हम कहीं न कहीं जो मोदी विरोध कर रहे हैं, भाजपा विरोध कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ये यादव समाज भी सोच रहा है कि क्या यादव समाज नहीं सोचता कि हाँ हमको पहले क्या आगे बढ़ना है, हमको बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, आगे बढ़ना है। वो क्यों इन लोगों के साथ कोर सपोर्टर बन के अपने घर पे यादव का झंडा लगा के वो क्यों अपना नुकसान करेगा? क्यों मुस्लिम अपना नुकसान करेगा? क्यों वो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा? तो जो लोग समझ रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, हमको भी इस चीजों को मतलब अपने एकदम कट्टरवादिता नहीं लानी है, तो ऐसे लोग जरूर सोच रहे हैं। और अब मन बदल रहा है। जी मयंक जी कहिए। राघवेंद्र जी जो बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन राघवेंद्र जी की बातें ये बताती हैं कि क्यों हम अपना नुकसान करवाएं। हाँ, यादव क्यों अपना नुकसान करवाए? अगर उसके अगर समाजवादी का झंडा लगा होगा तो बुलडोजर चल जाएगा।
अब फिर आप न पूछिएगा कौन से यादव के घर बुलडोजर चला। हाँ, मैं जिले बता सकता हूँ आपको, उस जिले के नेताओं को आप देखिएगा उनके घर बुलडोजर चला। एटा और इधर पट्टी देखिएगा, पट्टी विधानसभा की, मैं सीधे पट्टी पहुंच जाता हूँ, विधानसभा जो प्रतापगढ़ में पड़ती है। बाकी आप देख लीजिएगा, उनको तो लगता है पूरी तरह से बर्बाद करने का काम चल रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सदस्य से पूछना चाहूंगा, मानसून सत्र में फिर एक बार पूछ लूं, 32 बिल पास हो रहे हैं जिसमें से 24 नए बिल हैं और बाकी के 8 पुराने बिल हैं। चर्चा नहीं हो रही, आपकी कंप्लेंट है। यादवों के लिए उन 32 बिलों में क्या है? यादवों को आपने आज तक उनके घर सीधा सवाल आपका। और अवनीश जाति के नाम पर उनको समय कम है परेशान करने सर, के समय कम है, मुझे जवाब लेने दीजिए आपके सवाल का जवाब। अवनीश जी देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल ही बड़ा हास्यास्पद है। जो संसद में कानून पास होते हैं ना, वो सभी के लिए होते हैं, वो एक जाति विशेष के लिए नहीं होते, पूरे समाज के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे हर वर्ग के लिए होते हैं। और ये भाजपा का नारा नहीं, ये भाजपा की कार्य संस्कृति है कि सबका साथ करें, सबका विकास करें, सब पे चर्चा होती है। वो जब चर्चा करें तब करें ना, सब पे चर्चा होगी, सब पे चर्चा होगी। मेरी बात सुनिए, समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जहां बड़े कार्यक्रम हुआ और एक बड़ा कार्यक्रम जहां कहा गया कि यादवों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम कर रही है। लेकिन ये भी बताया गया कि कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, हरमोहन सिंह यादव साहब जो मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी थे, उनके ही बताया जाता है कि उन्हीं की पीढ़ी से बिलोंग करते हुए सुखराम साहब जो अब राज्यसभा सदस्य नहीं है सपा से, उन्हें अब हटा दिया गया है। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन दोबारा उन्हें रिपीट नहीं किया गया। तो एक संदेश वहां से निकला कि क्यों उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया गया। इधर ये बड़ा कार्यक्रम करके बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वोटर्स बड़े समझदार हैं, फिर चाहे वो यादव हो या किसी और जात के हों। अब देखना ये होगा कि ऐसे कार्यक्रम होने से क्या यादव इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं या वो जो पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की है वो उस चीज में कामयाब हो पाएगी। वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मिशन 2024 के लिए बीजेपी जुट गई है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।